आप सबके विचार मुझे सुनने को जानने को मिले। आप सबके विचारों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो सब्जेक्ट डिज़ाइन हुआ वो विषय ये था कि क्या न्यायपालिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है, क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद में उससे अटैच है यदि हाँ तो SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी को न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं। इधर डाइस से हमारे साथी माननीय एडवोकेट कुलदीप सिंह साहब ने विस्तार से कुछ लीगल बातें आपके बीच में रखी और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कन्फ्यूज़न उससे दूर हो गए होंगे। लेकिन हमारे उधर अधिवक्ता साथी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उनकी बात खत्म होने पर उठाया कि आखिरकार ये इनकार कौन कर रहा है कि न्यायपालिका स्टेट नहीं है। सवाल उधर से उन्होंने पूछा। पहली बात, क्योंकि हम लोगों ने केवल विद्वान अधिवक्ता साथियों को ही बुलाया, निश्चित रूप से भीड़ की मीटिंग नहीं है। और विद्वान अधिवक्ता साथियों को बुलाया इसलिए क्योंकि हम लोग विद्वान अधिवक्ता साथियों के लेवल की ही चर्चा करना चाहते हैं। भारत में बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, निर्विवाद रूप से वो जानकार हैं, समझदार हैं, लेकिन उनकी जानकारी और उनकी समझदारी भारत में जो लीगल कॉन्सेप्ट है और लीगल कॉन्सेप्ट के अनुसार भारत की जुडिशरी जो निर्णय भारत में दे रही है उसको समझने में अहम भूमिका जो अधिवक्ताओं की हो सकती है, मुझे लगता है शायद अन्य लोगों की कम है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत में जिस एफर्ट्स को पूरा करना चाहता है उस एफर्ट्स को पूरा करने का जो एक मुद्दा है, वो बहुत सारे एफर्ट्स में जो हमारा एक इशू है, वो एक इशू ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटिंग है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले यही है। हम नीचे रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है ये बाद का विषय है। एक इंपॉर्टेंट विषय ये है कोई कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क। मैं केवल 2 लाइनें पढ़ूंगा इधर से और विद्वान अधिवक्ता साथियों का कन्फ्यूजन अगर है, नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो दूर हो जाना चाहिए और दूर हो जाएगा। निश्चित रूप से भारत में भारत की न्यायपालिका ने, क्योंकि व्याख्या करने का जो राइट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविजंस have only by the High Court or the Supreme Court of India. Any High Court or Supreme Court has not stated whether the judiciary is not a state. And the last word is final by the High Court or the Supreme Court with regard to the interpretation of the Constitution. भारत के न्यायपालिका के द्वारा ही आखिरी शब्द भारत के संविधान की व्याख्या के बारे में कहा जा सकता है, किसी अन्य को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। भारत की न्यायपालिका के सामने यह सवाल आया। यह बहुत छोटी बात है कि भारत के संविधान के जितने भी आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों में हर शब्द को या हर विषय को लिखा जाना संभव नहीं। क्योंकि भारत को या दुनिया के किसी भी संविधान को जब आप देखेंगे तो दुनिया का कोई भी संविधान होता यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडिंग फैक्टर्स और द मेकिंग ऑफ द लॉज और द रनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री इज टू बी मेंशन्ड अंडर द प्रिंसिपल बुक ऑफ द कंट्री। तो भारत के संविधान के अंदर वो सिद्धांत निहित हैं जिन सिद्धांतों के निहित भारत के संविधान के द्वारा इस देश को संचालित करना है।
यदि कहीं कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारत के राष्ट्रपति या गवर्नर किसी को भी कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो स्पेसिफिक रेफरेंस के माध्यम से वो न्यायपालिका से उसके बारे में इंटरप्रिटेशन लेने का राइट रखते हैं। मैं केवल संक्षेप में ही केवल उन 2 लाइनों को दोहरा दूं, टॉक साहब ने उस चीज को क्लियर कर दिया। निर्विवाद रूप से जुडिशरी इज ए स्टेट, निर्विवाद रूप से, और निश्चित रूप से भारत में यह बात कभी भी न्यायपालिका ने नहीं कही कि हम स्टेट नहीं हैं। बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं वो कॉमन लोग स्टेट माने समझते हैं राज्य सरकार और स्टेट माने समझते हैं केंद्र सरकार। लेकिन आप लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आप लीगल एक्सपर्ट्स को मालूम है इवन नगर निगम इज ए स्टेट। अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इवन द नगर निगम इज द स्टेट। सो मेनी कॉर्पोरेशंस और द बोर्ड्स आर द स्टेट। ये केवल एक जजमेंट बहुत पुराना उधर ही पहले ही आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, केवल अपनी बात को समर्थित करने के लिए मैं उसको रेफरेंस दे रहा हूं, बाकी क्लियर है। ये एक जजमेंट था, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, आप सबको मालूम होगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्टली कोई स्टेट नहीं है, वो वैसे ही है जैसे हर राज्य में आपको मालूम है कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बना हुआ है। यूपी में यूपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बना है, आपके हरियाणा में हरियाणा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बना है। ऐसी अथॉरिटी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये भी एक कॉरपोरेशन है। तो वहाँ पर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो मामला डिस्प्यूट उधर गया उनके एम्प्लॉयज़ को लेकर, तो उस एम्प्लॉयज़ के सामने ये बहस हुई कि साहब ये दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू क्लेम दिस राइट्स बिकॉज इट्स नॉट ए स्टेट। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं इज टू बी क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट हैव ए राइट टू मेक ए लॉ, स्टेट हैव ए राइट टू मेक ए रूल्स, स्टेट हैव ए राइट टू इंप्लीमेंट दैट लॉज। इसीलिए उस जजमेंट में उन्होंने केवल 3 लाइन में पढ़ के बता रहा हूं। इट इज वेल सेटल्ड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल, द वर्ड हैज बीन यूज्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और statutory authority. The word has been used, constitutional and statutory authority would be within the meaning of the expression other authorities in Article 12. Other authorities word has been used under Article 12. Therefore, they have stated the constitutional and statutory authority, if it has been invested with statutory power to issue binding directions to third parties, the disobedience of which would entail penal consequences, or it has the sovereign power to make rules and regulations having the force of law. अब मैं केवल इस 4 लाइन के बाद में किताब बंद कर दिया मैंने। ये जितने भी हमारे यहाँ विद्वान अधिवक्ता साथी बैठे हैं, तो क्या कोई शक बचा कि जुडिशरी स्टेट है या नहीं है? मुझे नहीं लगता कि इतने क्लियर कट ऑब्जर्वेशन के बाद में, फाइंडिंग के बाद में कोई शक बचे। हाई कोर्ट कंटिन्यू लॉ बनाने का राइट है, नीचे की जुडिशरी के लिए रूल्स बनाने का अधिकार है, हाई कोर्ट के डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन बाइंडिंग है, अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 12 के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो क्लियर कट इस बात को प्रस्थापित करते हैं कि भारत की जुडिशरी स्टेट है। बहुत सारे साथियों को कॉलेजियम शब्द से कंफ्यूजन है।
हमारे बहुत सारे साथी सोचते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। इट्स ए वेरी 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 रॉन्ग कॉन्सेप्ट। Collegium system is not a appointing authority. Collegium system simply is a recommending body. Collegium system is not a appointing authority. Collegium system simply a recommending authority. Yes, the Supreme Court has held the recommendation made by the collegium is binding upon you. This is the problem. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉलेजियम के माध्यम से हम जो रिकमेंडेशन करेंगे वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग होगी, आपको मानना होगा, लेकिन वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है। मैं 2-3 चीजें इसके बारे में क्लियर करना चाहूंगा आप सबको। ये कॉलेजियम आया क्यों? हम लोगों की मूल अवधारणा इस बात पर टिक जाती है कि कॉलेजियम का विरोध करो, कॉलेजियम का विरोध करो, कॉलेजियम का विरोध करो। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। हमको थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदलना है साथियों। मैं थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम आया क्यों। आपको ध्यान होगा इस देश में अभी वर्तमान में जैसे एक बहुत ही 56 इंच का बलशाली प्रधानमंत्री पैदा हो गया है, उसी प्रकार उस समय एक महिला पैदा थी, इंदिरा गांधी। बस सही है। इंदिरा गांधी के निर्णयों को देखते हुए मुझे लगता है इसका छाती अभी 36 भी नहीं है इंदिरा गांधी के अनुसार। इंदिरा गांधी के जो निर्णय थे, आप उन निर्णय को अगर हम रीड आउट करें, 56 इंच का यही मतलब है ना कि बोल्ड डिसीजन। तो आप अगर कंपैरिजन करो तो आप पाओगे कि इसका सीना 36 का भी नहीं है उसके सामने। कैसे? देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण उसने किया कि नहीं किया? गलतफहमी मत पालिएगा कि मैं इंदिरा गांधी जी का समर्थक हूं। मैं पॉलिसी डिसीजन डिस्कस कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा निर्णय था वो। उस बहुत बड़े निर्णय ने देश के जो साहूकार थे वो एक तरफ होने के बावजूद उसने राष्ट्र को ध्यान में रखकर उसने एक डिसीजन लिया कि, और उसने डिसीजन लेकर यह कहा कि नहीं, राष्ट्रीयकरण होगा। बड़ा काम किया। इंदिरा गांधी ने देखा कि जहां जहां हमारे विरोध की सरकार है, इमीडिएटली उसने इमरजेंसी का उपयोग किया। मैं आपको उत्तर प्रदेश से आता हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश की एक घटना आपको बताया जाना जरूरी है। वो उत्तर प्रदेश का रायबरेली ही जिला है जहां से इंदिरा गांधी लगातार चुनाव जीतती थी और जयप्रकाश नारायण जी ने चुनाव लड़ा था उसके विरोध में। और उसके विरोध में चुनाव लड़ने की वजह से इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी जी को बेईमानी करके चुनाव जिता दिया गया। बेईमानी करके चुनाव जिताया गया क्योंकि पूरा उसका होल्ड था। इंदिरा गांधी जी बेईमानी से चुनाव जीती हैं, गिनती में बेईमानी की गई। राजनारायण जी ने इस इलेक्शन को इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दिया। ठीक है। और हाई कोर्ट के एक ईमानदार जज, इतिहास में जो सितारे की तरह हमेशा चमकते रहेंगे, हु मे बी whatever he may be a caste, उस ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने उस निर्णय को सुना। उस जगमोहन सिन्हा जी ने जब उस निर्णय को सुना तो इंदिरा गांधी ने अपनी जितनी आईबी थी और जितनी पूरी अपनी फोर्स थी वो पूरी जगमोहन सिन्हा के पीछे लगा दी। जगमोहन सिन्हा जी इस लेवल के जज थे कि सारे लोग ये पता करने में जुट गए कि ये क्या निर्णय देने वाला है जगमोहन सिन्हा।
जगमोहन सिन्हा जी के कमाल आप करेंगे। उनके जगमोहन सिन्हा जी के लड़के मिस्टर नवीन सिन्हा हाई कोर्ट में भी सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्हीं का एक लड़का विपिन सिन्हा अभी हाई कोर्ट जज से अभी रिसेंटली 3-4 महीने पहले रिटायर हुए हैं। तो जगमोहन सिन्हा जी के जब पीछे सारी आईबी सब कुछ लग गया तो उनके स्टेनो को भी समझा दिया गया कि भाई जैसे ये निर्णय लिखा है तुम हमें तुरंत बताना किस दिशा में जा रहा है। अब हैरानी की बात यह थी कि जजमेंट पूरा रिजर्व करने के बाद में स्टेनो को जजमेंट लिखाया ही नहीं। फोर्स भी चारों तरफ लगी थी कि यार कभी तो कोई चर्चा किसी से करे। यकायक उन्होंने डेट घोषित कर दिया कि फलाने दिन जजमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। उस स्टेनो को अप्रोच किया उन्होंने कि अबे कब लिखा दिया, क्या लिखाया, तूने बताया क्यों नहीं? बोले मुझे तो कुछ लिखाया ही नहीं है उसने। बोले तुझे नहीं लिखाया? बोले नहीं लिखाया। बोले फिर क्या जजमेंट आएगा? बोले देखते हैं। वो सीधे कोर्ट में आए, कोर्ट में उन्होंने जजमेंट डिक्लेयर किया, और जजमेंट सीधा डिक्लेयर करने के बाद में उन्होंने इलेक्शन पिटीशन अलाउ कर दिया, और अलाउ करके चैम्बर में गए और इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। जगमोहन सिन्हा ने जजमेंट डिक्लेयर किया कोर्ट में आकर, और नीचे जाकर चैम्बर में रिजाइन कर दिया। अब इंदिरा गांधी के माथे पर पसीना आ गया। ऐसा आदमी जिसके बारे में ये नहीं पता जजमेंट क्या लिखा रहा है, और इसका मैं करूं क्या, ये तो जजमेंट डिक्लेयर करने के बाद फिर रिजाइन कर गया। पता चला कि वो जजमेंट स्वयं जब बाथरूम जाते थे तो बाथरूम में अपने हाथ से लिखते थे जगमोहन सिन्हा साहब। इंदिरा गांधी ने उसके बाद में अभियान शुरू किया। जब ये जजमेंट आया, इस जजमेंट को अनइफेक्टिव घोषित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन लेकर आई। समझना अब हमें यहां है कि ये है क्या युद्ध पूरा। जगमोहन सिन्हा के उस जजमेंट को पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन लेकर आई, और संविधान में संशोधन क्या लाया गया? प्रेसिडेंट यानी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और 1-2 लोगों का नाम इंक्लूड करते हुए ये घोषणा की गई भारत के संविधान में संशोधन करके कि इनके चुनाव को इलेक्शन पिटीशन में चुनौती नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे हमारे कलीग ब्रदर ने कहा कि वी हैव टू कंसंट्रेट योरसेल्फ टू अचीव द पॉलिटिकल पावर। This is the view of the majority of our brothers, but I think solely to achieve the political power is not the way to eradicate our problems. This is not only the way. भारत के संविधान में उन्होंने संशोधन ले आए कि ये चुनौती दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए मेरा जो इलेक्शन है वो सही है। उन्होंने बैकडेट से उसको इफेक्ट में ले आए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कानून बनाना उसके हाथ में था ना। अब यहां से भारत की न्यायपालिका की ईमानदारी शुरू होती है। न्यायपालिका हमेशा बेईमान नहीं थी। वर्तमान क्या परिस्थिति है ये आपके और हमारे सामने है। भारत की न्यायपालिका में वो जो अमेंडमेंट था भारत के संविधान में, वो फिर चुनौती दिया गया। और फिर केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया और जो और जजमेंट आए, उन जजमेंटों ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसा मान लिया गया, इसका मतलब है भारत के संविधान से वो ऊपर हो गया। इसलिए कोई भी संशोधन, ऐसा कोई भी संशोधन जो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता हो, ऐसा कोई संशोधन भारत के संविधान में नहीं किया जा सकता। करेक्ट? एंड द बाउंडिंग लिमिट्स वाज फिक्स्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी गवर्नमेंट। जुडिशियल पावर
exercised by the High Court of the Supreme Court is the basic structure of this Constitution of India. क्या किया फिर इंदिरा गांधी ने? जब ये जजमेंट्स उसके विरोध में आए, पॉलिटिकल पावर उसके पास में थी, उस पॉलिटिकल पावर का उसने दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग करने के बाद जब उसने देखा कि ये न्यायपालिका तो मेरे विरोध में निर्णय दे रही है, उसने फिर काम क्या किया? जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको बाईपास करके जूनियर लोगों को चीफ जस्टिस बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया। आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी होगी। उन्होंने जब ये काम करने का काम किया तो सीनियर मोस्ट कई जजेस ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि जूनियर के सुपरविजन में अगर करना पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये अपमान था उनके लिए। उन्होंने जुडिशरी से रिजाइन कर दिया और उन्होंने अपने आप को महसूस किया कि ये तो बड़ा गलत है, और उसके बाद में जुडिशरी ने इसका हल खोजा और उन्होंने हल ये खोजा कि ये जो चीफ जस्टिस किसको बनाना है, या ये जज अपनी पसंद का लेकर आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने जो राष्ट्रपति की जो कंसल्ट शब्द है उस कंसल्ट को उन्होंने थोड़ा सा वाइड किया, कंसल्ट शब्द को वाइड किया, एक्सपेंडिंग किया, और एक्सपेंडिंग करने के बाद में उन्होंने कहा क्योंकि जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट करने हैं वो कौन लोग उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं या नहीं हैं, ये टेस्ट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें उनकी एक्सपर्टाइजेशन के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए उन्होंने एक कॉलेजियम नाम की एक रिकमेंडिंग बॉडी का निर्माण किया, और वो केवल इसलिए किया कि हम जिनको नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग हैं उनका रिकमेंडेशन लाएंगे, लीगल एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं है ये रिकमेंडेशन लाएंगे, अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट को ही करना है। इज इट क्लियर? यहां तक तो सही था। जब तक ये कहानी चल रही थी, हमारे लोग आर्टिकल 16(4) से हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स में थोड़ा सा घालमेल कर लेते हैं, ये थोड़ा सा हमें समझना है। रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स एंड बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, एंड रिप्रेजेंटेशन बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स एंड द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। और में प्रोविजन विद रिगार्ड टू द रिजर्वेशन इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, judges of the High Court and judges of the Supreme Court are not the employment. They are not the employees. They are the person who are taking oath, under the Constitution. नौकर और संविधान के अंदर शपथ लेने वाले लोग, जो संविधान की रक्षा के लिए इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं, वो दोनों वर्ग अलग हैं। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं स्टेट का। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी जजेस हैं अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, एचजेएसओ, मुंसिफ हो, जो भी हो, है ना। हाई कोर्ट में जो जज अपॉइंट होता है थ्रू वारंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वारंट से अपॉइंट होता है ना, लेकिन प्रेसिडेंट का ही वारंट होता है, चीफ जस्टिस का तो वारंट नहीं है ना। तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ही है। झगड़ा किस बात का है इधर हमारा? ये जो स्टेट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इटसेल्फ स्टेट, और इटसेल्फ स्टेट का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो लॉ है वो हाई कोर्ट की कंसेंट से बनता है। किसी भी स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका लॉ स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअली अपनी थॉट्स पर नहीं बना सकती, हाई कोर्ट के कंसेंट के अनुसार बनता है। मैं आपको एक केस का उदाहरण बताऊंगा। बिहार, स्टेट ऑफ बिहार का जो 5 जजेस का जो जजमेंट है, आपको मालूम होगा
बिहार के स्टेट ने एक कानून पास किया कि एचजीएस में रिजर्वेशन होना चाहिए। एचजीएस के रिजर्वेशन के जो उसने रूल्स पास किए, हाई कोर्ट ने कहा कि हम इनको नहीं मानते। तो वहां का गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में था, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, रूल बनाने की हमारी शक्ति है। गवर्नर ने रूल बनाकर उसको नोटिफाइड कर दिया। रूल जब नोटिफाइड हो गया, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर जुडिशियल पावर में वो जो रूल्स थे वो चुनौती दिए गए। चुनौती देने के बाद में हाई कोर्ट ने रिट एंटरटेन किया, बनाने वाले वो थे, एंटरटेन किया, और हाई कोर्ट ने एंटरटेन करने के बाद में उन रूल्स को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया। स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मासूम तरीके से कहा कि जुडिशरी और स्टेट गवर्नमेंट का आपस में आमना सामना अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दोनों ही इंस्टीट्यूशन इज द पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट और जुडिशरी आपस में हमें भिड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे से सामंजस्य बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या क्या किया, भिड़ना नहीं चाहिए इतना तो कहा, लेकिन बाद में यह भी कहा कि जो ये कानून बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने गलत बनाया, क्योंकि जुडिशरी के लिए कोई भी कानून बनाना है तो हाई कोर्ट की कंसल्टिंग, और वो भी कंसल्टिंग बाइंडिंग होगी, उसके अनुसार लॉ बनेगा। कर दिया व्याख्या। मेरे विद्वान साथियों, कॉलेजियम की जो एंट्री भारत में हुई वो रिकमेंडेशन के लिए हुई, और रिकमेंडेशन के अनुसार उनका यह कहना था फ्री एंड फेयर अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के अंदर हो, इस बात के लिए उन्होंने कॉलेजियम के सिस्टम का निर्माण किया।